अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग विद वक़ार में खुशामदीद। आज के डायलॉग में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनका ताल्लुक़ ऐसे घराने से है जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ये ख़ुद एक टीचर भी हैं, सियासतदान भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं। आज के हमारे मेहमान हैं सैयद अहमद रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सर, सबसे पहला सवाल, बचपन कहाँ गुज़रा, कैसे गुज़रा? बचपन बहुत अच्छा गुज़रा और हमारा बचपन में जो एक पुराने दौर की चीज़ चलती थी उसको रिवाइव किया मेरे वालिदैन ने। मेरे वालिद HSN से पढ़े हुए हैं, सेंट पैट्स के पढ़े हुए हैं, वालिदा मेरी सेंट मैरीज़ की पढ़ी हुई हैं। और जिस निज़ाम को उन्होंने देखा, फिर एक वक्त के ऊपर उनको ये एहसास हुआ कि हमें अपने उस निज़ाम के ऊपर जाना चाहिए जो एक पहले किसी दौर में एक फ़ैमिली का हुआ करता था। तो उसके अंदर हमें 5 साल की उम्र तक तो ना स्कूल भेजा, ना हमें किसी मदरसे में भेजा, कहीं नहीं भेजा हमें। 5 साल तक हमें अपने पास रखा। हमें याद है 5 साल तक अपने साथ लेके फिरना, अपने साथ दफ्तर लेके जाना। उस ज़माने में एक एविएशन कंपनी हुआ करती थी हमारे वालिद की, तो जहाज़ अपने ऑफ़िस में ले जाके हम बैठे होते थे, जहाज़ों को करीब से देख रहे होते थे। फिर हमने देखा कि 2 साल हमें असातिज़ा घर पे आया करते थे हमारे को पढ़ाने के लिए। मैं, मेरे भाई बहन, हम सब लोग हमें घर पे पढ़ाने के लिए आते थे। तो अगर आप बचपन को कंसिडर 10 साल तक करेंगे तो 10 साल तक तो बिल्कुल यहाँ तक इसी तरीके का सिलसिला रहा कि अपने वालिदैन की आगोश में ऐसे थे जैसे एक मुर्गी के परों के नीचे और आ जाता है। सर, बड़े होते हुए हमारी ऑडियंस को नहीं मालूम, एक सर सैयद अहमद ख़ान की फैमिली से ताल्लुक़ रखना, बड़े होते हुए वाज इट प्रेशर विद इन इट सेल्फ नोइंग कि यार मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से कनेक्ट होता है जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, बड़ी कंट्रीब्यूशन से? वाज इट प्रेशर विद इन सेल्फ दैट कैरीज दैट जीन्स विद आवर सेल्व्स कि यार वी आर गोइंग टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी? आपके सवाल का जवाब के लिए, जापान के अंदर एक ये उनका एक रिचुअल है कि जिस दिन उनके वालिद की सालगिरह, दादा की, उनके परदादा की या किसी की भी सालगिरह या डेथ एनिवर्सरी होती है तो उस दिन वो सारे लोग जापान में ख़ास तौर पे सब एक साथ टेबल पे बैठ जाते हैं और उस दिन उस खाने पे सिर्फ उन्हीं के जिसकी बर्थडे या डेथ एनिवर्सरी होती है उन्हीं का जिक्र किया जाता है, उन्हीं के बारे में बताया जाता है और सब बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से किया। ये वही जापानीज़ लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन को इतना बुरे तरीके से हरा दिया था कि इनका एक कामाकाजी का इनका एक कॉन्सेप्ट था और उसके अंदर इन्होंने अमेरिकन को इतने बुरे तरीके से हरा दिया था, इतना तंग कर दिया था कि आखिर में उनको शटअप करने के लिए उन्होंने उनके 2 शहरों को तबाह कर दिया जिसमें आपका हिरोशिमा और नागासाकी था। अच्छा, ये और उसके बाद फिर आप जापान को देखेंगे जहां उन्होंने सरेंडर किया तो सरेंडर करने के बाद उन्होंने मामले को ख़त्म नहीं किया बल्कि उसी चीज़ को उस कौम ने दूसरी डायरेक्शन में निकल गए और आज दुनिया की कितनी बड़ी इकॉनमी बन गए। आखिर जापानीज़ ये काम क्यों कर सके? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपने आबाओ अजदाद के उसके बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से और बच्चों को बताते हैं। तो इवेंचुअली बच्चे को ये समझ में आता है अगर मेरे बाप ने ये काम किया और मेरे दादा ने ये किया तो मेरा बाप ने दादा से आगे किया, मुझे उससे आगे करना है। तो ये इंकरेजमेट होती है। हमें सर सैयद के वाक़यात डे 1 से बताए गए। इतने मुग़ल बादशाहों के साथ हमारा सिलसिला ये था। सर सैयद बनने से पहले उनके वालिद, उनके नाना, ये दोनों मुग़ल एम्पायर के अंदर, मुग़ल कोर्ट के अंदर बड़े सीनियर जजेस थे। ये दीवाने ख़ास के ख़ास मेंबरान थे, ये वज़ीर आज़म के ओहदों के ऊपर थे इनके बड़े। तो सर सैयद को उससे आगे ही जाना था। तो यही वो सिलसिला था जो फिर हमारे पास कंटिन्यू से चलता आता है कि मेरे परदादा ने क्या किया जी, फलाना बार मेरठ बार उन्होंने बनाया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी ज़मींदारी करी, दादा ने क्या किया, वो IAS अफसर बने, दूसरे बैरिस्टर बने, तीसरे ये करें, वालिद साहब ने ये काम किया, इन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन करी अपने क्या कुछ लिखा, क्या कुछ नहीं लिखा। तो अब देखने में ये आया कि हमारी फैमिली में ये चीज़ चलती है। तो मेरे वालिद लॉ में आ गए और हालांकि मेरे सगे दादा हैं वो IAS अफसर थे, इंडियन सर्विसेज में कस्टम्स के अंदर बड़ी ऊंची पोजीशन के ऊपर थे, यानी वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर गए। हमें जब सर सैयद के बारे में बताया जाता है तो एक चीज़ फ़ौरन आती है, एजुकेशन की फील्ड में काम करना है। आपने मेरा इंट्रो में बताया कि मैं टीचर हूँ। हाँ, मैं टीचर हूँ और मैं शौकिया टीचिंग कर रहा हूँ और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको समझता हूँ कि अगर सॉफ्ट रेवोल्यूशन लाना है तो वो रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के ज़रिए आ सकता है।
आप बड़ा रेवोल्यूशन तो नहीं ला सकते, लेकिन टीचिंग के ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं, आप इन इदारों के ज़रिए कर सकते हैं। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक अपना इदारा है जहाँ बच्चों को तालीम देते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं, और किसी किस्म का कोई मामला होता है तो हम उनको लेकर चल रहे होते हैं। ये चीज़ कहाँ से आई? इन्हीं की तरफ से। जुडिशरी की तरफ जाने का कैसे हुआ? ये भी सर सैयद की तरफ से कि हमें इस तरफ जाना चाहिए, लॉ को समझेंगे हम तो फिर आगे की तरफ जाएंगे। हिंदुस्तान का पहला जज अगर कोई है तो सर सैयद का बेटा है। हिंदुस्तान में पहला काला आदमी यानी नॉन इंग्लिश मैन अगर कोई जज बना तो वो सर सैयद के बेटे हैं, जो बाद में जस्टिस महमूद हुए। अंग्रेज़ के कानून को एक नहीं कई दफ़ा उन्होंने चेंज किया। तो जब हम इन बड़ों की सुनते हैं तो हमारे अंदर ये आता है कि अगर इन्होंने ये किया है हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये आपको इंकरेजमेंट मिलती है और इसका हमें फ़ायदा हुआ है। प्रेशर हमने कभी नहीं लिया और ख़ुद ही एक माहौल ऐसा बन जाता है कि यार इस नाम को आगे लेके चलना है, वालिद के नाम को लेके आगे चलना है, इस फलाने नाम को आगे लेके चलना है, तो उससे फ़ायदा होता है। मैं हमेशा अपने जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या और भी नौजवान होते हैं उनको ये कहता हूँ, अपने बड़ों का जिक्र ज़रूर करो, याद रखो वो कहाँ से आए, फिर तुम आगे बढ़ने में ईजी होता है। अच्छा सर, इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे कि अलीगढ़ मूवमेंट, वो आपने जैसे बात की कि वो तमाम चीज़ें डायमेंशन आकर आपको फिर वहीं आकर मिलाती हैं। अलीगढ़ मूवमेंट से आता है कि टीचिंग सारा कैसे अलीगढ़ कॉलेज, एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज है, सारा वो सिस्टम स्टार्ट होता है, वो घूमता फिरता आके यहाँ पर आके पहुँचता है। आपने बात की कि आपके वाले साहब ने वो बैरिस्टर वाली साइड पकड़ी। वॉज इट डिफ़िकल्ट मदरसे में भी पढ़ना, इस्लामिक नॉलेज भी लेना, फिर दुनियावी तालीम की तरफ भी आना, और वकालत में जब आना तो अपनी अलग से पहचान क्रिएट करना? हाउ डज़ इट कनेक्ट्स कि नौजवान के लिए इसमें क्या इंस्पिरेशन है कि आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं? जहाँ तक मदरसे की तालीम की बात है तो मेरा अक्सर सवाल सबसे यही होता है कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। उमूमन लोग कहेंगे जी, किसी से पूछो तो जवाब मिलता है जी कुरान हदीस पढ़ाते हैं। क्या कुरान हदीस में क्या पढ़ाते हैं, सवाल ये है। यानी अगर मैं समराइज़ करूँ कि सिंपल ये कहूँ कि LMC में क्या पढ़ाया जाता है, लियाकत मेडिकल कॉलेज में, तो आप कहेंगे जी मेडिकल पढ़ाया जाता है। अगर मैं पूछूं मेहरान में क्या पढ़ाया जाएगा, कहेंगे इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है। मैं पूछूं कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा, आप कहेंगे दीन पढ़ाया जाता है। एक्चुअल दीन में क्या पढ़ाया जाता है? तो जनाब उसके अंदर इस्लामिक लॉ पढ़ाया जाता है। किस इस्लामिक लॉ की बात कर रहा हूँ? उस इस्लामिक लॉ की कि 1400 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी बेइज्जत को हुए हैं, और उस 1400 साल के अंदर आपने आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है। तो जो हुक्मरानी की है वो किस तरीके से की है? इसी लॉ के ऊपर तो की है। आज इस मदरसे की तालीम क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आज कोई इस्लामिक कोर्ट्स नहीं है। चूँकि इस्लामिक कोर्ट्स नहीं है तो जितने हमारे उलमा है वो बेचारे मस्जिद में सिर्फ नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, इसलिए और कोई काम नहीं है, तो वो फैसले नहीं कर पा रहे। सिवाय आपने निकाह और तलाक के अलावा आप उनसे मसले नहीं पूछते। हालांकि इससे आप इकोनॉमी का मसला पूछे ये बताएंगे, आप इनसे क्या ना आप फॉरेन सर्विसेज का पूछें ये आपको बताएंगे। कुरान तो आपका हर किस्म के मसले का हल देता है। कुरान मजीद में इटसेल्फ 300 उलूम निकलते हैं। लिहाजा जब हमने दीन को पढ़ा तो उस दीन के पढ़ने में एक चीज़ तो बड़ी सिंपल थी कि जो हमारे बुनियादी अकायद होते हैं वो तब्दील नहीं होते। देखिए नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये चेंज नहीं होते, ये एक जैसे रहते हैं। तो जब बच्चे को आपने ये पढ़ा दिया तो वो सारी ज़िंदगी उसी के ऊपर कायम रहता है। फिर अकायद में अखलाक तौहीद है, आपका रिसालत है, किताबों पे ईमान लाना है, फरिश्तों पे, जिन्नात के ऊपर। जब बचपन से बच्चे को बता दिया कि फरिश्ते पे ईमान लाने का क्या मतलब है और जिन के ऊपर लाने का क्या मतलब है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अगर बचपन में आपने किसी को बता दिया कि जिन क्या है, कौन से अमल जिन्नात के हैं, कौन से अमल फरिश्तों के हैं, कौन से अमल दूसरी मखलूक़ात के हैं, जिन्नों की कितनी किस्में होती हैं, तो जितने आप बड़े होते जाएंगे ये चीज़ तो अपनी जगह पे रहेगी, अकायद तो चेंज नहीं होगी, तकदीर वही रहेगी। लिहाजा फिर दीन के ऊपर की आपने जो आगे वाली जो स्टडी है वो आप करना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर आपके जो लॉज हैं वो वही रहेंगे, वो भी अपनी जगह चेंज नहीं हो रहे। अब आ जाते हैं वकालत के अंदर। पहले हम लोग आलिम बने, हमने पहले कुरान हिफ्ज़ किया, लेकिन कुरान को समझना लाजमी था तो फिर हमने आलिम की पढ़ाई करी। जब हम आलिम की पढ़ाई करके फ़ारिग हुए तो हमने हिसाब लगाया कि अब हमारे पास इस्लामिक कोर्ट्स तो है नहीं, मगर जब हमने वेस्टर्न कोर्ट्स को देखा तो उसके अंदर पाकिस्तान चूँकि इस्लामिक आइडियोलॉजी पे और इस्लामिक की बात करता है तो यहाँ बहुत से कवानीन इस्लाम से के पढ़ाए जाते हैं। जब वो इस्लामिक कवानीन पढ़ाते थे तो हमें बड़ा ईजी हुआ कि चलो हम ये तो बचपन सारी चीज़ें यहाँ मदरसे में पढ़ी हैं, आओ आके यहाँ देखते
जानते हैं कि क्या है। तो सिर्फ हमें वेस्टर्न लॉ पढ़ना पड़ा, वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस पढ़नी पड़ी, बाकी की जो थी वो तो हमने ऑलरेडी इस्लामिक पढ़ी हुई थी। अच्छा, इससे एक चीज़ का और फ़ायदा हमें हुआ कि हमने कंपेयर करना शुरू किया कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में फ़र्क क्या है। तो यकीन मानो हमें इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया कि मौजूदा जो जूरिस्प्रूडेंस है ये लेक्चर है एज़ कम्पेयर टू वो जूरिस्प्रूडेंस जो हम इस्लामी हमारे को मिल रही है। इसके अंदर वो दम ही नहीं है, वो सब्सटेंस ही नहीं है ये कि आप समझ सकें बात को। फिर अगर यहाँ इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम जाफ़र सादिक अलग अलग किसी चीज़ पॉइंट पे स्टैंड ले रहे हैं तो उसमें क्या ही लॉजिकल है। ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझाने में, कंपेयर करने में बड़ी आसानी होती है। फिर बहुत आसानी होती है कि हमारा डुअल दिमाग काम कर रहा होता है। जो इसका बेनिफिट होता है वो ये कि हम डुअल स्टाइल में काम कर रहे होते हैं कि अच्छा, इस काम को अगर हम इस तरीके से करते हैं तो कहाँ तक मामला जाएगा, और अगर हम इसमें इस्लामिक थॉट को भी डालते हैं तो किस तरह से होगा। तो हमारा रिजल्ट ज़्यादा बेहतर हो जाता है, हमारी कमाई ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बहुत से केसेस के अंदर हम सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं कि अगर हमने इस काम को किया तो अल्लाह की नाराज़गी मिलेगी, तो हम बहुत से गलत कामों से रुक जाते हैं। तो बहुत अपनी रोज़ी को हम साफ़ करने में आसानी होती है। सर, पॉलिटिक्स क्या वो भी जीन में है? आपने वकालत, टीचिंग, फिर पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री हुई? आपको पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किसने किया? पॉलिटिक्स भी जीन्स में है। मेरा जो पॉलिटिक्स में आना हुआ वो एक चीज़ की वजह से कि मैं जब आई स्टार्टेड राइटिंग, मैं एक राइटर भी हूँ। मैंने तकरीबन 10 से ज़्यादा किताबें मेरी लिखी गई हैं, जिसमें से कुछ सीएसएस में भी पढ़ाई जा रही हैं, इस्लामियात के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, सोशोलॉजी के ऊपर भी है। और एक बड़ी अहम किताब जो मैंने पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे लिखी थी, उस किताब के बाद मैं पढ़ता था और लिखता था। फिर एक स्टेज के बाद मुझे ख्याल आया कि थ्योरी तो बहुत हो गई, आओ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने फिर ख्वाहिश की कि मैं सियासत की तरफ आऊँ। तो बड़े जो सियासी हमारे लोग थे उनसे मेरी बातचीत हुई। मैं नाम लूँगा हमारे रिजवान अहमद साहब, जो अथॉरिटी हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर, और एक कायदे आज़म के जूनियर रहे हैं। इनके जो कायदे आज़म जिनके जूनियर थे बैरिस्टर हुसैन, इत्तेफाक से वो मेरे वालिद के सगे फुप्पा हैं। बैरिस्टर साहब जिन्ना साहब ने उनकी फ़र्म में काम शुरू किया था, और उन्हीं के फर्म के अंदर मेरे ये फुप्पा भी रहे थे। तो सर जिन्ना साहब के ऊपर सबसे बड़ा जो काम किया है वो रिजवान अहमद साहब ने किया है, और बिल्कुल उनके डाई हार्ट फ़ैन थे। और उनकी तकरीबन 1000 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं और 200 से ज़्यादा किताबें जो उन्होंने कायदे आज़म के ऊपर लिखी हैं। आप उनको चेक करेंगे, आप पता चलेगा। तो जब मुझे सियासत का शौक़ हुआ तो मैं सबसे पहले उनके पास गया, और मैं उनके पास कोई 1 हफ़्ता रहा। 1 हफ़्ता सुबह नाश्ता हम करते थे सुबह 7:30 बजे, और 7:30 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम सिर्फ सियासत के ऊपर और सियासी तरीक़ों के ऊपर बात करते थे। स्टार्टिंग फ्रॉम जहाँ से भी वो स्टार्ट हुई, तो वहाँ से मुझे एक समझ में आया कि सियासत एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर उन्होंने ही मुझे एक बात समझाई कि देखें बेटा, असल चीज़ है, हम जो मुल्क है, रियासत वो 3 सतूनों पर चलता है। उसमें पहले लेजिस्लेचर्स होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर जुडिशरी होती है। हम जुडिशरी के अंदर हो, मुझे उन्होंने कहा तुम लॉ कर रहे हो, तुम जुडिशरी के अंदर हो, जो तुम ये जुडिशल साइड के ऊपर हो, अभी तो जो लॉ बना हुआ है उस पर इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, बता रहे हो कि सही हुआ या गलत हुआ। जबकि लॉ मेकर्स का काम ये होता है कि वो लॉ बनाते हैं। तो एक स्टेज पे जब तक तुम लॉ के ऊपर अमल करवाने की बात कर रहे हो कि सही हुआ या गलत हुआ, एक वक्त के बाद तुम खुद महसूस करोगे कि मुझे ज़रूरत है कि मैं लॉ बनाऊं, तो फिर आप खुद इसकी तरफ जाओगे, पॉलिटिक्स की तरफ। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो मैंने कहा कि अब हम पहले पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से पहले मैंने अपनी बार की पॉलिटिक्स में मैंने कदम रखा। वकीलों की जो हमारी सियासत होती है, बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है जी, वकीलों से वोट लेना। आई वेंट थ्रू दैट, बहुत ही पॉजिटिवली मैं वहाँ से निकला। फिर ख्याल आया कि अब आके नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर देखते हैं। फिर नेशनल पॉलिटिक्स के लिए मैं इस तरीके से फिर नेशनल पॉलिटिक्स में आया। तमाम पॉलिटिशियंस को देखा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा, तमाम के मैनिफेस्टोज़ देखे। फिर जो अब जिसका मैनिफेस्टो अपने से करीब तर लगा उसको फिर मैंने ज्वाइन किया, और फिर उसके साथ मैं काफ़ी अरसा चला, जिसके साथ मैंने का भी इलेक्शन लड़ा, MPA के भी इलेक्शंस लड़े। तो मैंने ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स करी, सड़कों पर रहे, नारे लगाए, एहतजाज भी किए। फिर अपने लिए
जो कुछ कर सकते थे लोगों को, नौजवानों को, वो किया। तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं समझता हूँ कि ग्रोथ में बहुत फ़ायदेमंद है। हर नौजवान को मैं ये कहता हूँ ज़रूर इस चीज़ में जाओ, ये आपके अंदर बहुत कुछ सलाहियतें देता है। कब सब्र करना है, कब इंतज़ार करना है, कब घात लगा के बैठना है, कब अटैक करना है और कब चुप होके बैठना है। पेशेंस इज मेन थिंग सर। जब इंसान को सब्र आ जाता है तो इंसान काफ़ी चीज़ें सीख लेता है। आप जब क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेते हैं, और आई थिंक कि पॉलिटिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन दैट, कि आप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं। और जब आप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना सीख जाते हैं तो फिर आप जो है ज़िंदगी में आपका जो चाल चलन है, आप उठते बैठते हैं, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप जो है आवाज़ें जो आपकी तरफ कानों में पड़ रही हैं, आप उनको ईजिली फ़िल्टर आउट कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ नहीं है। विद दैट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू सेड कि स्टेट के 3 बड़े मेजर पिलर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और आपका ताल्लुक भी जुडिशरी से है। 26th अमेंडमेंट अभी जो रिसेंट पास हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हाउ डू यू सी इट? हैज़ इट क्रिपल्ड द जुडिशरी और हैज़ इट गिवन मोर पावर टू इट? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बन जाना, फिर इनका डिवीजन ऑफ पावर हो जाना, हाउ डू यू सी इट? देखें, हमारे पास जो पॉलिटिकल टियर है बहुत पावरफुल है और बहुत फ़ायदेमंद है। उनको ये पता है कि हम दुनिया की रिक्वायरमेंट है, हमारी ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में एक नारा डेमोक्रेसी का चल रहा है और उसका वो फ़ायदा लेते हैं ये लोग, और उस फ़ायदे के तहत इन्होंने पैसा बनाया और बहुत कुछ इस्तेहसाल किया। इनके साथ और स्पेशली जो मेन स्ट्रीम हमारी कुछ बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक्सेप्ट एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने दोनों पार्टियों को चैलेंज किया, आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान खान, और उसने दोनों को चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद वो बड़ी मेजॉरिटी से जीती और एक इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर दिया है कि वो टूट के नहीं दे रही है। ये इस पार्टी के अलावा जो बाकी की जो पार्टियां हैं, इनके अंदर जो लोग हैं वो इतने सेंसिबल हैं कि उन्होंने कानून अपनी मर्जी से चेंज किया। ये सीजन्ड पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने इस तरीके से काम किया। ये तो हकीकत है, always been weaponized sir। ये सीजन पॉलिटिशियंस हैं, इनको ये बात पता थी, इन्होंने ये काम किया। अब यही लोग, इनको ये मालूम है कि आज नहीं तो कल हमें दोबारा हटना है, क्योंकि ये एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है इस मुल्क में। और पाकिस्तान की जो सियासत है वो सिर्फ सियासत पाकिस्तान के हालात को देख के नहीं होती कि आज मौसम गर्म है, आज ठंडा है, आज लोग इसका नारा लगा रहे हैं। जो आपकी बुनियाद है स्टेट की, जुडिशरी, इन्होंने कहा सबसे पहले उस जुडिशरी को तोड़ो, सबसे पहले उस जुडिशरी को कमज़ोर करो। तो यस, इस 26th अमेंडमेंट के ज़रिए जुडिशरी को कमज़ोर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के इनहेरिटेड पावर्स को ले लिया गया है, वो पावर्स जिनके ज़रिए एक आम आदमी उनकी तरफ देखता था और देख के ये कहता था कि हाँ कोई है जो हमारी राजदरसी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक एडवाइजरी रोल था, सुप्रीम कोर्ट की एक ताकत थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, उस मुआहदे ने दी है जिस मुआहदे के तहत हम इस मुल्क में रहते हैं, उन सब के ऊपर अटैक किया गया ताकि हमारी मर्ज़ी के लोग आ जाए। लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ, ये हम काफ़ी सुनते हैं डिबेट्स में, पॉलिटिशियंस में भी, लॉ मेकर से भी, या जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। ये इसका मेजर डिफरेंस क्या है? वो कहते हैं कि एक चीज़ इसकी लिखी हुई है, इसकी इंटरप्रिटेशंस क्या है। और 26th अमेंडमेंट में हमने ये देखा कि अब कौन डिसाइड करेगा कि ये जो पटिशन अभी फाइल हुई है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेंच में जाएगी या फिर ये नॉर्मल जजेस इसको सुनेंगे। ये 2 चीज़ें अगर आप बड़े आसान से लफ्ज़ों में हमारे व्यूअर्स के लिए डिस्क्राइब कर दें। जो असल चीज़ होती है वो रूल ऑफ लॉ होता है। जो असल चीज़ है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ के बारे में मुख्तसरन ये है कि एक ज़माना था कि हम बाप की हुकूमत मानते थे, फिर माँ की हुकूमत मानी जाती थी, फिर बड़े की हुकूमत मानी जाती थी, फिर फ़र्द वाहिद की हुकूमत मानी जाती थी। फिर एक सोच निकली कि ये इनमें हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, लिहाजा फिर एक नई पॉलिसी बनी, नई सोच ने जन्म लिया, और वो ये कि हम लॉ की बात मानेंगे, रूल लॉ का माना जाएगा। तो असल जो चीज़ है वो रूल ऑफ लॉ है। अब आपका जो सवाल है कि कौन सी पिटिशंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, कौन सी हैं, देखें कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस ऑटोमेटिकली सिर्फ 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर वो बात करती है, और वो 5 रिट्स हैं जो इनकी एक खासियत है। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, दोनों 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 199 के तहत हाई कोर्ट, ये इनका काम है, ये फंडामेंटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। ठीक। अब जो फंडामेंटल राइट का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो क्या है
कि कोई आपको जबरी तौर पे गुम नहीं कर सकता, कोई सरकारी इदारा एक ऐसा काम नहीं कर सकता जिसका उसका इख्तियार नहीं है, कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव आ जाए जो ऐसी जगह के ऊपर आके बैठ जाए जो नहीं बैठ सकता। इन सब के नाम हैं, इन सब की चीज़ें हैं। अगर आपका काम कहीं और नहीं हो रहा तो आप इनके पास जाते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास। ये 5 हमारी रिट्स होती हैं, सरचुराई है, इसमें मैंडमस है, हापिस कार्पस है और को वारंटो है। ये जो हमारी 5 रिट्स हैं, इनके ऊपर सारा काम होता है। एक तो ये काम है। दूसरा होता है कि ये इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक जुरिसडिक्शन टाइप की चीज़ होती है जिसके ज़रिए ये अपील्स सुनते हैं। अपीलेट फोरम भी है, यानी अगर मेरा नीचे कोर्ट में मेरे ख़िलाफ़ काम होता है तो मैं सेशन कोर्ट में जाता हूँ। सेशन कोर्ट से अगर मैं निकलता हूँ तो फिर मैं सेकंड अपील जाके कर रहा होता हूँ हाई कोर्ट के अंदर। तो जब मैं हाई कोर्ट के अंदर जाता हूँ तो ये तो अब अपीलेट साइड आ गई ना, कॉन्स्टिट्यूशनल साइड आप समझ गए। ये 5 हैं हमारी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे। अच्छा, जो आपके फंडामेंटल राइट्स के मामला होंगे वो उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल साइड के ऊपर जाएंगे, और जो आपके अपीलेट साइड्स होंगी उसके अंदर आप यहाँ पर जाए, इनके पास जाएंगे। नॉर्मल हाई कोर्ट के जज ही होंगे, मगर ये उस वक्त इस वाली अपील को सुन रहे होंगे जो नीचे से सिविल मैटर की चलती हुई आई होगी, किसी क्रिमिनल मैटर की चलती हुई आई होगी, ये उसको सुन रहे होंगे। और ये लोग सुन रहे होंगे कोई आईनी पिटीशन को। आईनी पिटीशन के अंदर कौन सी होगी? हापिस कार्पस की होगी ना जी। देखें, अजीब बात करते हैं कि जी ये आईनी कोर्ट्स हो गए और ये आम कोर्ट हो गए। दोनों ही ऑलरेडी आईनी कोर्ट्स हैं। कोर्ट तो आईनी चीज चल रही है। सर, एक सरकारी अफसर मेरा काम नहीं कर रहा, मैंने सारे काम अपने पूरे कर दिए हैं, लिहाजा उसको कहो कि वो ये काम करे। फिर सर उसको रोको कि वो ये काम करे। सर ये काम करवा के दो। सर मेरा आदमी मिसिंग है, मुझे निकाल के दो। तो ये आईनी चीज़ें हैं। अब इन दो को अलग करना, एक साथ करना, ये सिर्फ एक कन्फ्यूजन है और ऐसे लोगों ने की है जिनको आता जाता कुछ भी नहीं है। और उस चीज़ की वजह से आज आप देखो बड़ी बड़ी सड़कें तो बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं, चाहे वो कनाल के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट्स हों, बन रहे हैं। आप देख के कहोगे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इस मुल्क में बन रहे हैं, मगर आवाम को क्या मिल रहा है? आवाम के लिए कोई कुछ नहीं बना रहा है। बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी सड़कें नहीं बन रही, उसका पानी का इंतज़ाम सही नहीं हो रहा। आज वो पीने के लिए पानी के लिए तरस रहा है, आज बिजली के लिए मसले हैं, और इन चीज़ों पे किसी का कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, आपने कैनाल्स का वर्ड्स यूज़ किया। अभी ये जो कैनाल्स बन रहे हैं 6 इंडस रिवर पे, इस पे आपका क्या टेक है? कितना लॉस होगा आवाम को, और जो फर्टाइल ज़मीनें हैं सिंध की जेन्युइनली, इसको कितना नुकसान होगा? शॉर्ट टर्म फ़ायदा तो हम के लिए हम देख रहे हैं उसमें, मगर इसके लॉन्ग टर्म क्या रिपरकशंस होंगे? देखिए, सब असल चीज़ ये है कि हमारी कितनी ज़मीन आबाद होती है और कितनी नहीं, और इसमें कसूरवार कौन है कि ये कनाल बनाने के पीछे जो हम नारे बंद करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखें कि ये इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है कि ये बनाई जा रही है। और इसमें ज़िम्मेदारी सबसे पहले मैं लेता हूँ, और हमारे सारे जितने भी ज़मींदार हैं हम सब लेते हैं। हम एक ज़्यादती करते हैं अपने सूबे के साथ, और वो जो ज़्यादती करते हैं अपनी माँ के साथ, जिसको हम अपनी धरती माँ कहते हैं, जो हमें उगा के देती है, हम उसके साथ ज़्यादती ये करते हैं कि कितनी ज़मीन आबाद होती है। पाकिस्तान में 22 मिलियन एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आबाद होती है। सिंध में 5 लाख एकड़ से ज़्यादा 5 मिलियन एकड़ ज़मीन आबाद होती है। सिंध सिर्फ 17% देता है। अच्छा, अब असल सवाल ये है कि सिंध में कितनी ज़मीन आबाद होती है, ये बात किसको पता है? अगर हमारे पास कानूनी तौर के ऊपर देखें तो कितनी ज़मीन आबाद होती है ये हमें पता चलता है उस रिकॉर्ड से जो पटवारी ले जाके जमा कराता है। पटवारी क्या करता है, वो आता है और वो आके देखता है कि आपकी कितनी ज़मीन आबाद हुई, फिर वो उस हिसाब से आपको ढल देता है, उशर का, पानी का देता है, सारी चीज़ों का देता है कि ये आपने जमा कराना है। फिर वो रिकॉर्ड बनाता है कि जी फ़लाने इलाके में इतनी ज़मीन आबाद हुई, और वो कंसर्न मुख्तियार आपका जो मजिस्ट्रेट होता है, आपका जो कलेक्टर होता है, डिप्टी कमिश्नर, उसके पास जाती है, और फिर पूरे सिंध का जमा होता है, और फिर वो रिकॉर्ड ऊपर जाता है कि जी इतने लाख ज़मीन एकड़ आबाद हुई है। अब अगर हम कहें कि 5 मिलियन एकड़ ज़मीन आबाद होती है सिंध में, और सिंध की 5 मिलियन है, तो ये जो फिगर है ये किसकी तरफ से दिया गया है? ये दिया गया है आपके डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से, जो CSS अफसर्स हैं, जो स्टेट के पिलर हैं, उनकी तरफ से ये दिया गया है। लेकिन ऑन ग्राउंड जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये 5 मिलियन आबाद नहीं हो रही, ये 15 मिलियन आबाद हो रही है। ओके। जब 15 मिलियन आबाद हो रही है तो पानी आपको 15 मिलियन के हिसाब से नहीं दिया
दिया जा रहा, आपको जो दिया जा रहा है वो इसी 5 मिलियन के हिसाब से दिया जा रहा है, जिसका हम टैक्स पे कर जिसका आप टैक्स पे कर रहे हो। वो 5 मिलियन की जगह आपको 8 मिलियन भी दे देते हैं, और ये सोच के कि जी आपने 5 मिलियन आबाद होती है, हम आपको 8 मिलियन दे रहे हैं, लिहाजा आपके पास से आबादी कम है, हम ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो पीने में भी आप इतना पानी इस्तेमाल नहीं करते, तो बाकी का पानी कहाँ जाता होगा? तो जवाब ये मिलेगी, क्योंकि लोग तो वहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं ना, वो कहेंगे जी ये बाकी पानी तो आप डेल्टा में भेज के समंदर में ज़ाया कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस चीज़ को, ज़ाया होने वाली चीज़ को काम में ले लें। वहाँ उनको नज़र आया, एक लूप होल मिला, तो उनको किसी ने कहा जी आप इधर एक प्रोजेक्ट बना दें और ज़मीनों का आबाद करें। तो जाहिर सी बात है उस पानी को जो ज़ाया हो रहा था, उस पानी को उन्होंने कहीं और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब गलती किसकी है? गलती हमारी है कि जब मेरे पास पटवारी आके कहता है कि शाह साहब आपकी 500 एकड़ ज़मीन आबाद है, आप मुझे अगर 25,000 रुपये दे दो तो मैं आपको आपकी 50 एकड़ दिखाऊंगा। तो अगर मैं 50 एकड़ ज़मीन दिखाता हूं और 450 में छप्पर में कर देता हूं चंद रुपए और पैसे बचाने के लिए, और सिर्फ उस साल की नई वीगो लेने के लिए, नया लैंड क्रूजर लेने के लिए, तो मैंने अपने सिंध के बच्चों के साथ तो सबसे बड़ी ज्यादती करी, मैं तो अपनी माँ के साथ गद्दारी करी। वो कौन, उसका जवाब दे कौन होगा? इतनी बड़ी बड़ी लाखों एकड़ ज़मीन रखने के बाद टैक्स दे चंद एकड़ का, तो उसका जो नुकसान है वो कहाँ जाएगा? तो अल्टीमेटली जो आपका रिपोर्ट बन के ऊपर जाती है वो ये कि साहब आपने इतना पानी इस्तेमाल किया, लिहाजा हम उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर का मिक्सिंग पानी इधर उधर जा रहा है, हम आपको 5 मिलियन की जगह 8 मिलियन एकड़ का पानी दे रहे हैं, जबकि आबाद हो रही है 15। तो आपकी ज़मीन तो वैसे ही कम पे आ रही है, लेकिन बाकी की ज़मीन गैर कानूनी तौर पे छप्पर में आप आबाद कर रहे होते हो, और वो पानी उन्होंने फिर ले जाना कहीं और शुरू किया है। ये मसला सिर्फ तभी हल होगा जब हम सच बोलेंगे, जब हम अपनी माँ के साथ सच्चे होंगे, हम इस ज़मीन से वो प्यार करेंगे कि हमने तुम्हें दिया और तुमने हमारे को कुछ दिया, हम उतना लेंगे जितना हमारा हक बनता है। हम ये 2 नंबरी नहीं करेंगे अपने सूबे के साथ, अपनी माँ के साथ। तो यकीनन आप याद रखें कि हमारे को जितना देंगे उतना टैक्स देंगे, उतना पानी की रिक्वायरमेंट होगी। हम बड़े भाई को बोलेंगे हमें इतना पानी चाहिए, बड़ा भाई देखेगा कि उतना पैसा मिल रहा है तो बड़ा भाई आपको पानी देगा। लेकिन हम जब ये गलत काम करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा सर, इस पर मोस्टली एक क्वेश्चन आता है, आपने तमाम बेहतरीन एनालिसिस किया है, मगर एक सवाल ये आता है कि पानी इंटरनेशनल लॉ और इस्लामिक लॉ की वजह से कि जो रिवर जहाँ पे एंड हो रही होती है, सारा पानी उस जहाँ पे वो एंड हो रहा है उसका हक होता है। जैसे रिवर नाइल का, दरिया नील की मिसाल दी जाती है, वो जाके वो मिस्र में उतरती है, वो सारा पानी उसका है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो लोग अब जो है करंट इस सिचुएशन में सिंध की मिसाल भी ये दें कि भाई सारा पानी जो है वो तो एंड में आके सिंध में ख़त्म हो रहा है, कराची के बाद समंदर में जा रहा है, तो सारा पानी जो सिंध का है आप उसको रोक क्यों रहे हैं? रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि क्या वो ज़ाया नहीं कर रहे ना। एक चीज़ है जो ज़ाया हो रही है, उस ज़ाया होने वाली चीज़ को बचा रहे हैं। अगर उस ज़ाया होने वाली चीज़ को बचा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? देखें, एक पानी है जो मुझे पता है कि ये चीज़, मेरी सारी चीज़ जाके समंदर में गिर के ज़ाया हो रही है। एक चीज़ है जो ज़ाया हो रही है, क्या मैं इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ भले के लिए कि गरीब लोग और आबाद हो जाए और हमारी जीडीपी बढ़ जाए, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाए? उसके लिए ड्रिप इरिगेशन और दूसरी चीज़ों के ज़रिए हम अपने किसी रेगिस्तान को या ज़मीन को आबाद कर लें तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। एक पानी जो एक्सेस में जा रहा है और जो बिला वजह में ज़ाया हो रहा है, उसको बचाने की बात है, जिसको इंडिया ने भी अभी जो है वो बनाया हुआ है अपने उस पानी को बचाने के लिए। क्योंकि वो बचाए पानी के ज़ाया करने के, कोई भी आदमी कहेगा कि एक पानी अगर ज़ाया हो रहा है तो मैं इसको किसी काम में ले लूँ। हम हम डैम्स क्यों बनाते हैं? ताकि ज़ाया होने वाले पानी को बचा लेना, ताकि जब ज़रूरत पेश आए तो हम उसका इस्तेमाल करें। तो जब आपके लोग ऊपर बैठते हैं और वो देखते हैं कि पानी ज़ाया हो रहा है, उनके फिगर्स के हिसाब से पानी समंदर में गिर के ज़ाया हो रहा है, जिससे समंदर का सी लेवल भी ऊपर बढ़ जाएगा और दूसरी चीज़ें भी हो जाएंगी, तो बजाय बचाने के हम उसका इस्तेमाल क्यों ना कर लें? नंबर बात वही है कि आप कितनी आबाद कर रहे हो, जब तक आप ये नहीं बताओगे, जब तक आप सच नहीं बोलोगे, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनते जाएंगे। और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने वाले, जिनका मैं भी फिलहाल जिक्र नहीं करता, मगर ये बना रहे हैं, अब जो ये बनवाते हैं प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो लोग बैठ के डेटा से खेलते हैं, उनको पता है कौन से लूप होल्स हैं, और ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो पीछे से उन नंबरों को खेलने के बाद इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में हमारे पैसे करते हैं। पूछेंगे तो बता दूंगा। फॉर आवर ऑडियंसेस, इंडिया ने भी इसी बात को क्लेम बनाया हुआ है। 1960s का जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें ऑलरेडी हमारे 40% जो है हमारी डाउन स्ट्रीम है, उसमें
इंडिया उसका रीज़न ये बताता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ड्राउट्स हो गए हैं, बारिश नहीं हो रही, तो जैसे ही वो पानी छोड़ता है तो वो पानी जो ज़मीन जो बंजर हो गई है वो उसको पी के जाती है। जब इसको हम पाकिस्तान काउंटर आर्ग्यू करता है कि आपने इलीगल तरीके से डैम्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, स्पिलवेज बनाए हुए हैं जो आप बना नहीं सकते इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, तो इंडिया इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये देता है कि पाकिस्तान के पास जो हम पानी जो जाता है उसका पाकिस्तान उसको ज़ाया कर देता है, वो अपना पानी जो है वो सारा समंदर में फेंक देता है, और जब पाकिस्तान को पानी ज़रूरत में होता है तो पाकिस्तान चिल्ला रहा होता है कि हमारा पानी जो है वो ख़त्म हो गया। तो अभी इंडिया ने हमें रिसेंट 3 लीगल नोटिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू वो हमें भेज चुका है, जिसका हमने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया। विद दैट सर, थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। बाइक्स की कलेक्शन आपके पास बहुत है। आई रिमेंबर हमारी मुलाकात तब नहीं थी। आई रिमेंबर इट वाज 2015 और 2016 समवेयर देयर। मैंने देखा कि एक शख्स एजिड है और वो बड़े जुनून और स्वैग के साथ ब्लैक सनग्लासेस लगा के शॉर्ट्स पहने वो हार्ले डेविडसन चलाता हुआ जा रहा है। एंड आई वाज न्यू इनटू बाइक्स, आई लव हार्ले डेविडसन, एंड आई समवन टोल्ड मी कि यार ये हमारे टीचर हैं, उनके बाबा हैं। वाजिद साहब ने मुझे बताया था कि ये वो हैं, ये और उस वक्त हैदराबाद में वाहिद हार्ले डेविडसन जो है वो आपके पास थी। अब शायद दूसरी है या नहीं, मुझे उसका इल्म नहीं है। ये बाइक्स का शौक़ आपका है या बाबा का है? बाइक का शौक़ अभी इसके ऊपर बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं मेरे वालिद साहब के, उनका शौक़ है, और उनसे पहले ये शौक़ मेरे दादा का था। दादा के पास मैचलेस हुआ करती थी और फिर दादा वो चलाया करते थे। उसके बाद फिर ये शौक़ पापा के अंदर ट्रांसफ़र हुआ। 1962 में ट्रायम्फ मोटरसाइकिल मेरे पापा को लेके दी गई दादा की तरफ से, जो आज तक हमारे पास है, ओरिजिनल कंडीशन में है, ओरिजिनल हाल में है, जिसके ऊपर मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखी। उसका गियर राइट हैंड साइड, उसका डिफरेंट साइड के ऊपर है, क्लच और ब्रेक दोनों उसके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है, और उससे हमने मोटरसाइकिल चलाना शुरू करी। तो ट्रायम्फ की एक पूरी कलेक्शन है मेरे वालिद साहब के पास, जिसके अंदर 1962 से लेके 1935, 1923 और 1971 इस सब की जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बाबा के पास हैं, और उनको बहुत ज़्यादा अपनी मोटरसाइकिलों से एक लगाव है। उनका अपना एक मिजाज है, उस मिजाज में अपने कमरे के सामने उन्होंने जो एक हमारा लाउंज है बड़ा, उसमें उन्होंने रखी हुई है। अभी रिसेंटली डॉन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही कि चूँकि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, हमारी वालदा का 2010 में, तो बाबा ने इन मोटरसाइकिलों को फिर अपने कमरे के बिल्कुल सामने रख दिया है। और अब पापा कहते हैं कि जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ और इनको मैं देखता हूँ तो मैं एनर्जाइज रहता हूँ। और आज भी जब पापा अपनी तबीयत के किसी मरहले पे आते हैं तो वो इनको स्टार्ट करवाते हैं, इनको चलाते हैं, और बहुत शौक़ से इनके ऊपर आप करते हैं। जो इनकी पुरानी वाली बाइक्स हैं, हार्ले डेविडसन का जिक्र किया, हार्ले डेविडसन ये मॉडर्न बाइक है, 2400 सीसी है, पापा उसको बहुत शौक़ से चलाते हैं। लेकिन जो बेसिक उनकी जो कलेक्शन है, जिनसे वो ख़ास प्यार करते हैं, जिनका उनके लिए उनको आप कितना भी पैसा ऑफ़र कर दें वो नहीं देंगे, वो क्लासिक्स हैं, वो उनकी क्लासिक की ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स हैं जिनको वो चलाते हैं। कराची हैदराबाद उनका आना जाना बड़ा नॉर्मल मोटरसाइकिल के ऊपर होता है। ही इज़ अबाउट टू 90 के हो गए माशाल्लाह। अब थोड़ा सा वो घबरा रहे होते हैं, लेकिन जब ड्राउजी फील करते हैं तो एक मोटरसाइकिल का राउंड लेते हैं। दिन भर उठे हुए होते हैं, और मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो सबसे अहम टाइम है उनका, क्योंकि यहाँ रोडें सड़कें तो है नहीं, तो जब वो चलाते हैं तो उनका टाइम ख़ास है। फजर की नमाज़ के बाद से जब वो उठे हुए होते हैं तो वो अपनी तस्बीहात वगैरह करने के बाद फिर अपनी मोटरसाइकिल लेते हैं, ऑटोबान रोड पर जाते हैं, थोड़ी ठंडा सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, और फिर घर आके नाश्ता करके थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, या कोर्ट जाना होता है तो जाते हैं। तो ये उनका अपना एक वो है। आई थिंक आई हैव सीन यू राइडिंग कावासाकी निंजा। वो भी है जी। हायाबुसा भी रही है मेरे पास, निंजा भी रही है, हायाबुसा भी रही है। नए मॉडल्स अलग हैं, पुराने अलग हैं, और ख़ास तौर पे कमांडो जीप्स, मर्सिडीज़ बेंज गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें पापा का शौक़ है, और कोई इन्हीं को देखते हैं, खुश रहते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। आपने मर्सिडीज़ का नाम दिया। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कार्स इन योर हाउस टू। आपके पास काफ़ी क्लासिक कलेक्शन, लेटेस्ट टेंड्रा हो गई, सिविक हो गई, एंड देन क्लासिक मर्सिडीज़, एंड ये भी हमारे वाले साहब का शौक़ है। BMW
एंड देन ऑडी ये भी बाबा का शौक़ है। पुराने ज़माने में आप देखें तो लोग घोड़े पाला करते थे जी, तो अब उनका सब्स्टिट्यूट हमारे पास यही गाड़ियां हैं। तो बस ये शौक़ से लेते हैं, अच्छी कलेक्शन है, अच्छी गाड़ियां रखते हैं जो सही चली हुई होती हैं तो चलाने में काम भी आती हैं, मज़ा आता है उनको देखने का, उनके साथ बातचीत करने का। बाइक का, गाड़ियों का एक बड़ा ज़बरदस्त क्रेज़ है और हर गाड़ी का अपना एक मिजाज है। जर्मन गाड़ी का बिल्कुल मिजाज मुख्तलिफ है, जापानीज़ का बिल्कुल मुख्तलिफ है, अमेरिकन का बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज है। अमेरिकन गाड़ी आप चलाएँ आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत मज़े की गाड़ी होती है अमेरिकन। आप सुजुकी चलाएं तो उनका बिल्कुल एक डिफरेंट मिजाज है, हर गाड़ियों का अपना मिजाज है। और फिर ये चीज़ें हैं जो आपसे बात करती हैं, हर चीज़ की अपनी एनर्जी है, ये आपसे बात करती हैं। आप इनसे बात करें तो इट फील्स कि आप जब ऑडी चला रहे हैं ना तो वो आपसे बात करती है, वॉल्वो आपसे बात कर रही होती है, BMW अपनी तरीके से बात कर रही होती है। अभी एक नई गाड़ी आई है, वो मैंने ली नहीं है, नहीं ना चलाई है, वो बियॉन्ड योर ड्रीम्स। अब देखिए नाम ही उसका कैसा है, बियॉन्ड योर ड्रीम, BYD जो आया, बियॉन्ड योर ड्रीम्स। तो अब देखें वो क्या चीज़ होती है, उसके क्या मज़े। आई हैव बीन इन ड्राइव्स विथ यू, आपके साथ ट्रैवल किया है मैंने दो तीन बार शायद। यू आर अ वेरी क्लासिकल ड्राइवर, बड़े पायस, स्लो, आप राइड को एंजॉय करने वाले। काफ़ी लोग मैंने देखा है जब वो क्लासिक्स में होते हैं या फिर नई गाड़ियों में, दे पुश द कार्स और बाइक्स टू द लिमिट्स। ये क्या राज है कि आप वो उसको पेस पे एक क्रूजिंग करते हुए आप उसकी फील को एंजॉय कर रहे होते हैं या फिर एक सेफ डायमेंशंस रख के आप फिर ड्राइव कर रहे होते हैं? सेफ्टी ऑलवेज कम फर्स्ट, लेकिन जो असल चीज़ है वो है उस गाड़ी से। आप देखें, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा आप हाथ में अंगूठी पहनते हैं जी, मैं उनसे सवाल ये पूछता हूँ कि अंगूठी तो आपने पहन ली है, मगर आप मुझे बताएं कि क्या ये आपके नाम से मैच करती है? तो वो कहते हैं हाँ जी हमारे फलाने ने कहा है आप पहन सकते हो। मैं कहता हूँ ठीक है, पत्थर तो है, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या आपने उसको अपने साथ सिंक किया है? मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। एक चीज़ होती है सिंक करना, किसी भी चीज़ को अपने साथ आप सिंक कर लें, मोबाइल सिंक करते हैं, ब्लूटूथ के साथ करते हैं, तब वो ट्रांसफ़र चीज़ें होती हैं। हम लोग उम्मन चीज़ों को अपने साथ सिंक नहीं करते। हम ह्यूमन के साथ सिंक नहीं करता। मियाँ बीवी हैं मगर दोनों ने एक दूसरे के साथ सिंक नहीं किया हुआ। ये इसमें टाइम लगता है, अंगूठी को भी अपने साथ करने में टाइम लगता है। जब आप ये कर लेते हो तो फिर आप उसके मिजाज से वाकिफ़ हो जाते हो। तो जब गाड़ी है तो गाड़ी का भी अपना एक मिजाज है, उस मिजाज को समझने के लिए आपको अपने आप को उसके साथ सिंक करना पड़ता है। फिर गाड़ी आपको बताती है मेरा गियर कब बदलो, फिर गाड़ी बताती है कि तेज़ कब चलो, फिर गाड़ी आपको बताती है कि क्या करो। और मेरी शुरू से चूँकि आदत रही है कि मैं अपने किसी के साथ भी जब तक मैं अपने आप को सिंक ना करूं, अगर मैं जैसे आपके रिकॉर्डिंग के लिए आऊँगा तो मैं 15 मिनट पहले आऊँगा, आपके कमरे के साथ अपने आप को सिंक करूँगा, इन कैमरास को मैं देखूँगा, इनके मॉडल्स कौन से हैं, आई विल आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चन। जैसे मैं पूछता रहूँगा ये क्या हो रहा है, मैं किस एरिया में बैठा हूँ, कौन सी जगह में। उस इन्वायरमेंट को जब हम सिंक करते हैं तो फिर मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा, फिर मैं ऐसे बात करूँगा जैसे मैं अपनी जगह पर बैठा हूँ। और अदरवाइज़ आपको अजीब लग रहा होता है। तो गाड़ी चलाते हुए अपने आप को पहले आप सिंक करें, फिर गाड़ी आपसे बात करती है कि गियर कब बदलो, इंडिकेटर कब दो, ब्रेक्स कब बदलो। वो उस ड्राइव का मज़ा और है। फिर आपको ऐसा लगता है जैसे आयरन मैन के कपड़े पहन के आयरन मैन के चलता है ना, तो वो सिंक हो जाती है उनकी बॉडी, दोनों की सिंक्रोनाइज, इतनी बेहतरीन सिंक्रोनाइज हो जाती है कि फिर आप काम कर सकते हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि शायद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज तक कभी कोई ना तो मेजर एक्सीडेंट हुआ है ना कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि दोनों की वो कंपैटिबिलिटी बनी हुई होती है। तो शायद इस वजह से मेरा ख्याल है, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बीवी हो, सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है। बिल्कुल, सिंक्रोनाइजेशन इज़ द की गाइस। उस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। लाइफ में किसी भी चीज़ के साथ चलने के लिए सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है। अगर आपकी सिंक्रोनाइजेशन आउट है तो फिर सारा मामला ही आउट है। सर, यूथ के साथ जो आपकी सिंक्रोनाइजेशन है, दे लुक आफ्टर यू एज अ रोल मॉडल, उसको आप कैसे देखते हैं? हमारा यूथ में बड़ा पोटेंशियल है, बड़ी ज़बरदस्त यूथ है। और मैं सन 2000 से आज 2025 चल रहा है, मैंने बैचलर्स लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है, हैदराबाद की तकरीबन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सब में ही मैंने पढ़ाया है, और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने इसी इंटर के बाद के जो नौजवान होते हैं इनको मैंने पढ़ाया है। और इनको जो जिस चीज़ की कमी होती है इनके पास, आप किसी को वो दें तो आप ऑटोमेटिकली वो आपको पसंद करने लगते हैं, एडमायर करने लगते हैं। अच्छा, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब इन नौजवानों को नहीं मिले, उनके घरों से नहीं मिले, उनके वालिदैन ने उनको नहीं दिए, उनके माहौल ने उनको नहीं दिए, उनके माशरे ने नहीं दिए। खुशकिस्मती से चूँकि मैं इनको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि वो सवालात कौन से हैं, मुझे पता है कि वो कौन से इश्यूज़ हैं।
फिर मैंने आपको बताया कि मैंने अपने सूबे के साथ, अपने लोगों के साथ इतना मैं घुल मिल के रहा हूँ, इतना मैंने सिंक्रोनाइज़ किया, मुझे पता है कि हमारे माशरे में इन बच्चों के जहनों में क्या क्या परागंदा ख्यालात डाले गए हैं, कौन से अच्छे अच्छे डाले गए हैं और कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब में इनको कन्फ्यूज़ रखा गया है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बात करते हुए मैं उन मौज़ूआत पे बात करूँ, और मैं बात करता हूँ तो सवाल में से सवाल निकल आता है, सवाल में से जवाब निकल आता है, उसमें से उनका पोटेंशियल निकल आता है, उसमें से उनको वो चीज़ हासिल हो जाती है जो चीज़ मैं उनको देना चाह रहा हूँ। देखें, पैसा हम नहीं देते, हम टीचर हैं, हम उनको नहीं देते, लेकिन टीचर में और एक गाइड में फ़र्क ये है, टीचर वो होता है जो आपको वो देता है जो वो बेहतर समझता है आपके लिए। सो मैं हमेशा से मैं चाहता हूँ कि एक सॉफ्ट रेवोल्यूशन आए और एक तब्दीली आए। वो जो तब्दीली है वो तभी आ सकती है जब लोगों का एक वाहिद मुत्तफ़िका नज़रिया हो, उनको नज़रिया जगाओ। तो ये 17-18 साल की जो उम्र के लोग होते हैं, इनको ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर क्या, इस सवाल का जवाब नहीं है। बदकिस्मती हमारे माशरे की कि हम उनको करियर प्लान करके नहीं देते, हम उनको वो पढ़ाई नहीं करके देते जो उनको चाहिए। एक बच्चा, उसको शौक़ बचपन से डॉक्टर बनने का है, लेकिन आपके चूँकि गलती से उसने बेचारे ने इंजीनियरिंग ले लिया, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। चूँकि उसने इंटर उसमें कर दिया तो वो फलाना काम नहीं कर सकता। उसको उस वक्त नहीं पता था कि मेडिकल की क्या अहमियत है, तो उसने इंजीनियरिंग ले ली। इंजीनियरिंग की नहीं थी, उसने आर्ट्स ले लिया। फिर यूनिवर्सिटी में अगर आता है तो वो जो सब्जेक्ट मांगता है वो उसको आखिर में मिलता है, वो नहीं मिलता, वो अपनी मर्जी आखिरी मिलता है। उसको कहा जाता है ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। अरे भाई, एक आदमी वो कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, उसको डॉक्टर बनाओ। एक आदमी कहता है मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो उसको सीएस करवाओ ना। अब वो कंप्यूटर साइंस वाला है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं ज़ूलॉजी में जाओ, तो क्या ये बच्चा कोई काम कर सकेगा? अब मैं निकाह अक्सर अपने करीबी जो जानने वाले होते हैं उनका मैं निकाह भी पढ़ा देता हूँ। तो जब मैं निकाह पढ़ाता हूँ तो उस निकाह में और दूसरे निकाह में एक फ़र्क है। हमारे मौलवी साहब अरबी में पढ़ते हैं खुतबा, और खुतबा पढ़ने के बाद इजाब और कबूल और शादी ख़त्म, और वो अपने पैसे लिए और चले गए। मुझसे जब निकाह की बात कहते हैं तो मैं कहता हूँ जी मैं अपने तरीके से करूँगा, और तरीके में मेरा क्या तरीका होता है? अरबी सुन्नत है, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन बाद में मैं पूरा एक टाइम लेता हूँ उस खुतबे को उर्दू में समझाने का। ग्रेट। ताकि उस पूरे खुतबे को उर्दू में समझाऊं कि मैं इसमें अल्लाह ने कौन कौन सी आयतें दी हैं, और रसूलुल्लाह ने अगर वो आयतें पढ़ी हैं तो उसका क्या मतलब था। फिर रसूलुल्लाह ने जब हज़रत अली की शादी की तो कौन सी जिम्मेदारी हज़रत अली को कहा ये तुम्हारी होंगी, और कौन सी हज़रत फातिमा को कहा कि ये तुम्हारी होंगी। ये कितनी अहम चीज़ है कि मौला अली को बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना है, और बीवी फातिमा को बता रहे हैं कि तुम्हें ये करना है। अब अगर ये बात हम लोगों को उर्दू में ना बताएं और उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज में ना बताएं तो उनको समझ ही नहीं आता। वो समझते हैं कि जी ये तो इजाबर कबूल हो गया, शादी हो गई। ये नहीं है। तो नौजवान अगर मेरे साथ थोड़ा सा मुतमईन होता है, वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी माफ़ी ज़मीर की तर्जुमानी करने की कोशिश करता हूँ। मैं मिट्टी में रह के आया हूँ, मैं आपका घुड़की में रह के आया हूँ। मुझे मालूम है कि जी जैकबाबाद के अंदर के हालात क्या है, मुझे पता है दादू वाले के क्या है, मुझे पता है मटियारी के क्या है, मिट्टी के क्या है। तो जब मुझे ये पता होता है तो मैं अपने आप को उस मिजाज में रह के उसी की ज़बान में बात करके फिर उसको कहता हूँ अब आओ नौजवान, यहाँ से आके इस लेवल तक आओ। तो पहले उनकी बेस बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मुझे आज 25 साल हो गए, और मैं अगले 25 साल भी अगर पढ़ाऊँ तो आज तक किसी ऐसे नौजवान ने मेरे सामने उठ के बदतमीज़ी नहीं करी, या कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं करी कि मैं ये कहूँ भाई मैं नहीं पढ़ा रहा। नहीं, हर बंदा रिस्पेक्ट करता है, और शायद इसलिए कि जो वो चाहता है मैं कोशिश करता हूँ उसको वही दूँ, और उसके लेवल के ऊपर आके दूँ। इसलिए अगर वो मेरा ख्याल करते हैं या मुझसे प्यार करते हैं, और बहुत प्यार करते हैं, वल्लाह बहुत प्यार करते हैं, और ख़ास तौर के ऊपर यहाँ हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं वो बहुत ही इज़्ज़त करने वाले, मगर आप उनको वो दें जो उनको चाहिए, जो वो डिज़र्व। जब आप उनको वो देंगे, और वो है रिस्पेक्ट, आप उनको दें। अगर कमी है तो आप उनका हाथ पकड़ के ऊपर लाने की कोशिश करें। ये चीज़ें आप करेंगे तो बहुत बड़ा प्रोफेशन है ये। तो इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट रखा हुआ है कि मैं अपना पढ़ाता हूँ। सर, आपने बात की कि आप सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में रह के आए हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसमें आप क्या समझते हैं कि एक बंदा जो है वो अपने बुनियादी बेसिक को साइड पे रख के वो एक अलग मामला है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि माइट इज़ राइट हेयर। जहाँ पे अगर मैं बाहर जा रहा हूँ सड़क पे, मैं कोई गाड़ी वाला मुझे ठोक देता है, बजाय उसके कि मैंने उसकी गाड़ी को हिट किया है, वो मुझे ठोक देता है, वो मेरे ऊपर चढ़ेगा। इस सिचुएशन को और ओवरऑल जो हमारे पास अभी हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, इसको हम इस दलदल से हम कैसे निकल सकते हैं? इस दलदल से तभी निकलेगा जब इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आएगी। जब रूल ऑफ लॉ आ जाएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी कि लॉ के मुताबिक बात हो। ये पता हो कि अगर किसी ने आपकी गाड़ी को
टक्कर मारी है तो सिर्फ लोग खड़े होकर घोड़ा 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 ना करें, शोर ना मचाएं, ये कर दिया, ये कर दिया, यूँ हो गया, यूँ हो गया। उमूमन इस तरीके की बातों में उलझा के असल इशू से बाहर हट जाते हैं। अगर आप लॉ नोइंग हो, जो आपने बच्चों को लॉ बताया हुआ हो सब कुछ, तो अगर गाड़ी आपकी ठुकी है तो जैसे ही कोई आपसे बात करेगा आप कहोगे 1 मिनट रुको मियाँ, बात सुनो, गाड़ी तुमने पीछे से आके मारी है, कानून है जो पीछे से मारेगा उसका वो होगा। लेकिन ये जुमला आप इसलिए नहीं ले सकोगे क्योंकि आपने अपनी गाड़ी के ऊपर गैर कानूनी तौर पे पीछे शीशा काला किया हुआ है। मैं गाड़ी चलाता हूं तो मैं किसी ऐसी गाड़ी के पीछे नहीं चल सकता जिस गाड़ी का पीछे का शीशा काला हो। देखिए कानून में मना है, लेकिन ये काला शीशा इतना खतरनाक होता है कि आपको आगे नजर नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या है। उसने गाड़ी अचानक ब्रेक मारी और आपने पीछे से उसको हिट कर दिया। अब आप उतर के कहो तुमने मुझे मारा है, तो वो कहेगा आपने ये काला शीशा लगाया हुआ था। लिहाजा रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर आपकी गाड़ी से काला शीशा उतरा हुआ हो तो इसका मसला नहीं होगा। वो तो बेचारा उतरेगा तो यही कहेगा कि जी आपकी वजह से ये काला शीशा था, मुझे नजर नहीं आया। तो हम लोग दोनों चूंकि लॉ के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो फिर हम अपने इस वोकल कॉर्ड के ऊपर बात करते हैं। जो जोर से बोलेगा वो जीत जाएगा, जिसका खानदान बड़ा होगा वो जीत जाएगा, तो जिसका उस इलाके का एमपी होगा तो वो जीत जाएगा। आप यहाँ से चलते हुए जाओ तो आपको सारे इलाके पता होते हैं, ये जो राजपुरों का है, ये डेरोज का है, ये पवर्स का है, ये फलाने का है, तो उस इलाके के अंदर होता है। तो वहाँ पर उस हिसाब से भाई अगर इस इलाके में लगी है तो इसका मसला है, उसके ऊपर लगी है तो उसका है। इस तरीके से अगर चलेगा तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये अपनी अपनी इंडिविजुअल वो है। तो देखें जब तक इस मुल्क में आप रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आएंगे कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। रूल ऑफ लॉ लेके आ जाए, हर बंदा कानून के ताबे हो। अगर ये एक्ट बनाए गाड़ी चलाने का तो उसके ऊपर अमल हो ना। अगर बाजार के अंदर किसी ने कोई गलत काम किया तो उसके ऊपर एक्ट हो। आपसे किसी ने कोई महंगी चीज़ दे दी है, आपको बाजार में कोई आपको महंगी चीज़ दे रहा है और आप देख रहे हैं कि ये चीज़ महंगी है। मिसाल के तौर पे आप गए, आपने जाके एक जूस का डब्बा लिया, वो जूस का डब्बा 10 रुपए का है लेकिन वो आपको 15 रुपए का दे रहा है। साहब आप उससे कहें कि मुझे रसीद दो, आप रसीद लें। रसीद लेने के बाद आप फ़ौरन जाएं एक वकील के पास और कहें जी इसको लीगल नोटिस दें। 10 रुपए की चीज़ इसने 15 में मुझे क्यों दी है? आपने उसको एक लीगल नोटिस दिया, उसके बाद आप सीधा जाएं कंज्यूमर कोर्ट में और जाके कहें जी ये 5 रुपए की चीज़ इसने 15 में दी है, इसकी दुकान भी सील करो, इस पर जुर्माना भी रखो और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें करो। कानून ने तो आपको बना के दिया है ना 2015 में एक्ट, आप इसका अमल क्यों नहीं कर रहे? सर अब जो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त के कानून मौजूद है, मगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे पास, पुलिस हो गई या फिर दूसरों की, जब हम जाते हैं किसी भी जगह पर कंप्लेन करने, लेट सपोज हम FBI में चले गए, मैं अपना आपको रिसेंट वाक़या बता दूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का क्योंकि डीमार्केटिंग नहीं करनी है किसी की भी, वो हो सकता है उसका भी हो। मैं किसी ऑटोबान रोड पर समवेयर मैं किसी पिज़्ज़ा हाउस में बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, हमने पिज़्ज़ा खाया, भैया वो रेट वेट हो गया। बिल जब उन्होंने मुझे दिया, वो उन पे बज़ाहिर उस पे लिखा हुआ था कि ये SBR और FBR से वेरीफाइड है। जब मैंने उसको चेक किया तो वहाँ पे वो वेरीफाइड नहीं आ रहा था। अब जब मैंने उसकी, और अब आपको पता है कि वो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया कि ऑनलाइन ही कंप्लेंट फाइल हो गई। अब उसको फाइल किए हुए आज तक 6 महीने हो गए, उसका कोई फॉलो अप नहीं आया। इस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए अब यहाँ पर माइट इज़ राइट, कराची में जो कुछ हो रहा है, चोरी डकैती ये वो सारे कुछ, ये टैंकर लोगों पे चल रहे हैं। पिछले आजकल इस रमज़ान में बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं इसमें, कराची में ये जो कुछ हो रहा है। हमारी जो पुलिस है वो पता नहीं कहाँ गायब है, हमारे पता नहीं कहाँ गायब है, इनको कोई रोकने वाला ही नहीं है। हमारे VIPs की सिक्योरिटी में उनको ट्रैफिक से निकालने में मसरूफ़ हैं। आप उसको इस तरीके से समझ, बिल्कुल ऐसा है और कुछ भी नहीं है। आप देखें जितनी VIP प्रोटोकॉल की गाड़ियां हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और थानों की मोबाइलें देख लें आप, उनकी क्या हालत है। दिस इज सिंपल सी बात है, जो बात है, सही कह रहे हैं आप। 200 गाड़ियां आपको दी गई हैं, वो खड़ी हुई हैं, वो सिर्फ आपके बड़े अफसरों के घर में जा रही है। वो अगेन वही बात है, रूल ऑफ लॉ नहीं है आपके मुल्क में, कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। Exactly. हम नौकरी कर रहे हैं, रियासत में का अपने आप को हिस्सा नहीं समझ रहे। जब गवर्नमेंट अफसर जिस दिन अपने आप को रियासत समझना शुरू कर देगा, अपने आप को मुल्क समझना शुरू कर देगा, अपनी हैसियत समझना शुरू कर देगा। मैं बहुत सारे सरकारी इदारों में पढ़ाता हूँ जिनके अंदर SP DSP लेवल्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं इन बड़े जो 18-19 के ग्रेड अफसर के अफसर होते हैं उनको पढ़ाता हूँ। तो मैं एक ही बात उनसे कहता हूँ, क्या लॉ है? तो कहते हैं कोई लॉ नहीं है। मैं कहता हूँ आइंदा ये लफ्ज़ आपके मुँह से ना निकले। क्यों? क्योंकि आप उस स्टेट का हिस्सा हो। आप नहीं कह सकते, एक आम आदमी कह सकता है कि इस मुल्क में कानून नहीं है। आप स्टेट का हिस्सा होके, यानी पाकिस्तान होके कह रहे हो कि भाई मैं किसी काम का नहीं हूँ,
क्योंकि आप खुद स्टेट हो, लोगों को जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जिस दिन ये चीज़ें हो जाएंगी, ये सारे मामला ठीक हो सर जाएंगे। रूल ऑफ लॉ तभी आएगा जब रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होगा। बात फिर पे वही हो रहा है कि ये जो रूल एंड लॉ को इम्प्लीमेंट करना है वो खुद ही करप्ट है, 4 पैसे लेके छोड़ देते हैं उसको, बंदे को। उसके लिए अगर आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ है, तो आज आपके पास ये एक आंख का कैमरा मौजूद है। इसके ज़रिए आप अपने लोगों को शऊर दें, लोगों को अवेयर करें, लोगों को उनके राइट्स बताएं, लोगों को उनके लॉज बताएं, आप लोगों को बताएं कि क्या करना है। देखें, झूठ क्यों कामयाब है? क्योंकि झूठ बोलने वाला बार बार बोलता है। Exactly. इतनी दफ़ा रिपीटेशन करता है कि सच भी झूठ लगने लगता है। Exactly. तो क्यों ना उस दौर में आप सच को इतनी दफ़ा बोलो कि झूठ खुद शर्माना शुरू कर दे। हमारे पास आप देखें, सच बोलने वाले लोग नहीं है। आपसे मैं कोई भी बात करूं करने के लिए, तो आप कहेंगे, तो आप दिन बैठ जाओगे तो उस दिन आप तरक्की क्या करोगे? आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको सच बोलना है। अगर आप नहीं बोल सकते तो 10 आदमियों से और बुलवाओ। अकेले बोलोगे पकड़े जाओगे, तो पहले टीम बना लो और टीम के साथ बैठ के बात करो, और जब आप काम करोगे तो सारे काम हो जाएंगे। अगर ईदी अकेले काम कर रहा होता, काम होता, उसने टीम बनाई, काम हो गया। दूसरे सारे इदारों ने काम किया। फिक्सेड के नौजवान लड़के ने शुरू में जिस तरीके से काम किया, उसने पूरी टीम बनाई, तो काम हो गया। हमारे पास डायरेक्शंस नहीं है कि हम किस तरीके से काम करें। जिस दिन डायरेक्शन आपको मिल जाएगी तो आपका काम ठीक हो जाएगा। आपने 6 महीने पहले कंप्लेन करी, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आपने क्या किया उसको परस्यू करने के लिए? कुछ भी नहीं। यही तो बात है कि फॉलो अप आपने नहीं किया। किस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, कब कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए था, और किस जगह पे अप्रोच करना चाहिए था, असल चीज ये थी। एग्जैक्टली। एक डॉक्टर सड़क पे खड़े होकर ऑपरेशन नहीं कर सकता, ऑपरेशन थिएटर में करेगा। उसको एनवायरनमेंट चाहिए। अब हमारे मुल्क में कानून आपको दिया है कि यहाँ पे खड़े होकर करो, तो आप सड़कों पे जाके रोडें बंद करके अगर आप समझोगे आप हक ले लोगे तो गलत करोगे। ये तरीका थोड़ी होता है। तरीका ये है कि जो चीज आपको बताया वो करो। अगर उस फोरम पे आपका काम नहीं हो तो आपने कंप्लेन किधर की है? मैंने आपको बताया कंज्यूमर कोर्ट्स बने, वहां जाए ना आप। आप वहां जाएं, उधर जाके बताएं कि ये ज्यादती हो रही है। आप चले गए, मैं एफबीआर में जाऊं, एफबीआर में किसके पास गए? एफबीआर तो बहुत बड़ा इदारा है, किसके पास जाना है, कहां जाना है, किसको अप्रोच करना है? तो ये चीज जिस दिन आपको पता चलेगा, आपका काम होगा। यकीन माने, अगर आप जानते हैं कि तरीका क्या है, तेज चलने से आप कराची नहीं पहुंचोगे अगर डायरेक्शन आपकी सखर की तरफ है। एग्जैक्टली। आप स्लो भी चलो, मगर डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। जिस दिन डायरेक्शन नौजवानों की ठीक हो जाएगी, मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। मगर हमारे लीडरान, सो कॉल्ड लीडरान, वो इस नौजवान को सिर्फ ख़राब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और इस नौजवान को जो पोटेंशियल रखता है चेंज लाने का, उसको सिर्फ बाहर के ऐसे कोर्सेज करवा के बाहर की मज़ीद ग़ुलामी करवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। With that, moving toward last question, as an advocate, आप देखते हैं कि क्या आप देख रहे हैं कि नियर फ्यूचर में फिर एक वकला तहरीक होने जा रही है against the and all that is happening in the country, violation of human rights, no law, no order, nothing else. किसी भी तहरीक को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है पैसा। क्वेश्चन ये है कि सर को ले लें, किसी भी चीज़ को ले लें, एक हमारे वकला को पीछे से पैसा कौन देगा? अभी कुछ अरसे पहले हमारे शहर के अंदर हमारे वकला ने एहतजाज किया, जी एसएसपी को चेंज करो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या चेंज करवा सके? जवाब आएगा नहीं। वो अपना डीआईजी बन के ही यहाँ से गया। किसी भी तहरीक को पीछे चलाने के लिए आपको उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो पैसा कहाँ से आएगा? किस चीज़ के लिए पैसा आएगा? और वकील को पास पैसा कहाँ से आएगा? वो अपना कोर्ट केसेस करेगा या दूसरे काम करेगा? एक वकील अपना काम करने के लिए बैठता है, पूरा शहर का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। मैंने शदीद एहतजाज किया कि भाई खोलो, अवाम साइलिन परेशान है, लेकिन कोई नहीं, कोई उस पर बोल नहीं सका। एक बोलेगा तो सब उसके पीछे आ जाएंगे। तहरीक किस बात की चलेगी? कौन चलाएगा तहरीक? और ये तहरीकें कब चली हैं? सिर्फ जब एक चीफ जस्टिस को हटाया गया था तब। लेकिन उस तहरीक के बाद लोगों ने देख लिया कि जिस दिन वापस वो आके बैठे तो जो तहरीक के बड़े लीडरान थे वो बड़ी बड़ी जगहों पे आज तक फ़ायदा ले रहे हैं। उनकी फीसेस बढ़ गई, उनके ओहदे बढ़ गए, उनके नाम बढ़ गए, उनकी चीज़ें बढ़ गई। आम आदमी तो वहीं का वहीं रहा है। जो मरे, जो शहीद हुए, जो लोगों को ज़िंदा जलाया गया, उनमें से तो किसी को कुछ नहीं मिला। हम जज्बाती होकर नारे लगा रहे हैं। तो मैं नहीं देखता किसी भी किस्म की कोई तहरीक। हाँ, कोई पैसा दे दे और बोले जी इस चीज़ के ऊपर बोलना शुरू करो तो करो। इस इशू में कौन बोलेगा? जो लोग कनाल बना रहे हैं उनके आगे कौन बोलेगा? कोई नहीं। उनके आगे कौन बात कर सकता है? कनाल बनाने वाले कौन है?
नहीं, इसको ऐसे लोगों ने स्पॉन्सर किया है, ऐसे लोगों ने पैसा दिया है, जो लोग देते ही पैसा सिर्फ ऐसी कर्ज़ों के लिए हैं कि जिन कर्ज़ों की वजह से आप मकरूज़ हो जाओ, और मकरूज़ होने के बाद जो चीज़ आपने रखी है आपका वो कोलेट्रल आपके हाथ से निकल जाए। जब आप आपको ये को कहोगे हम इस मुल्क में इतने घर बनाना चाहते हैं ताकि गरीबों को घर मिल जाए, हम इस शहर को आबाद करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा नहीं देंगे। आप उनको कहेंगे हम गड्ढा खोद के पैसा ज़मीन में डाल के डॉलर ऊपर से मट्टी डालना चाहते हैं, आपको पैसे दे देंगे। Great. वो इस तरह करेंगे। ये कैनाल कभी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन इस कैनाल के लिए वो पैसे आपको सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है सारा डॉलर, सारों अरबों डॉलर आपका ज़मीन पर जा रहा है, मगर वो पैसा उन्होंने लिया होगा कोई चीज़ रखवा के आपसे, मजीद कोई पहाड़ रख लिया होगा, कोई एक और हाईवे रख लिया होगा, कोई और रख लिया होगा आपके मुल्क का। उनको पता है ये फ्लॉप हो जाए और चाहते हैं कि फ्लॉप हो, यहाँ वो फ्लॉप होगा और वहाँ वो उस चीज़ के मालिक बन के बैठ जाएंगे। जब तक ईमानदारी और सच्चाई हमारे में नहीं होगी, जब तक हम उस तरह तक आगे नहीं जा सकते। और हम उन लोगों से क्या उम्मीद रखें कि जिन्होंने पैदा किया, रब्बुल आलमीन अल्लाह ने जिसको बना के भेजा सबसे ज़्यादा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले, मौला अली के मानने वाले, तमाम सहाबाओं के मानने वाले, तमाम आसमानी किताबों के मानने वाले, जो लोग उससे सच्चे नहीं हो रहे, अल्लाह से सच्चे नहीं हो रहे, अपने सहाबा से सच्चे नहीं हो रहे, अहले बैत से सच्चे नहीं हो रहे, अपने किताबों से सच्चे नहीं हो रहे, अपने पुराने अंबिया से सच्चे नहीं हो रहे, उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कौम और लोग और मुल्कों के साथ सच्चे होंगे? नहीं। जब आप सच्चे होना शुरू हो जाएंगे और सच और झूठ का फ़र्क समझ जाएंगे, उस दिन आप किसी भी किस्म की तब्दीली और ला सकते हैं। फिर ये मुल्क सोना बन जाएगा। आपका रेवोल्यूशन तभी आएगा, उसी अंदाज पे आएगा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं, जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्तफ़िक थे। जब तक आप कुरान को, अहले बैत को और इनकी सुन्नतों को और तमाम सहाबा को इनको नहीं समझोगे, उस वक्त तक तबाही आपका इंतज़ार कर रही है। और ये 2025 आप मान लें कि कल आपने थाईलैंड में तूफ़ान और ज़लज़ला देखा है, अभी पूरी दुनिया में आप देखेंगे और इतने ख़तरनाक होंगे, क्योंकि चंद दिन पहले एक ऐसा सितारा टूटते हुए आपने देखा है जो पेशन गोई है इस बात की, जो बताया गया है कि जब ये सितारा टूटता है तो इसका मतलब होता है दुमदार सितारे के बाद के बहुत बड़े वाक़यात होने वाले हैं। तो अब जो वाक़यात होने जा रहे हैं, ये पहले शदीद तकलीफ़ें लेके आएगा। इस साल शदीद तरीन तकालीफ आनी है, बहुत ख़तरनाक तकालीफ आनी है, और फिर वो तकालीफ के बाद फिर भलाई के लिए जाएंगे। और हम लोग को ऊपर तो आना लाजम है कि एक दफ़ा हमारी आंखें नहीं नम हुई कि जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो गज़ा में हो रहा है, जो यमन में हो रहा है, जो अफ्रीका के अंदर हो रहा है, जो साउथ अमेरिका में हो रहा है, जो यूक्रेन में हो रहा है, इंसानियत मर रही है। हम सिर्फ ये 2 जंगों के ऊपर आके पूरी बात ख़त्म कर देते हैं कि जी फ़लस्तीन में हो रहा है। अरे पूरा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जल रहा है लड़ाई में, वो नहीं, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लड़ रहा है, जिसको इन 2 ताकतों ने ऐसे बांटा था जैसे एक केक का पीस बांटते हैं। पाकिस्तान में आ जाए तो क्या पाकिस्तान में अजाब नहीं है? दहशत गर्दी का अजाब, बिजली का अजाब, हर चीज़। हाँ जी, गैस नहीं है, गैस नहीं है। 2 दिन पहले मेरी बेटी रो रही, मैंने बेगम को कहा इसको मैं इसके लिए वो लाया था ना, चंक्स लेके आया था, वो खिला दो। कहने की कैसे बनाऊँ, गैस ही नहीं है। गैस ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या ये अजाब नहीं है कि हर एक का अजाब का टाइप अलग है। अजाब तो है, घर में एसी लगा हुआ है लेकिन इसमें वो नहीं होता, पानी का नल लगा हुआ है मगर उसमें से पानी नहीं निकल रहा। ये कैसे अजाब है? तो जब तक हम इस्तग़फ़ार नहीं करेंगे और अपनी चीज़ों को नहीं देखेंगे तो साहब तो बहुत मुश्किल हालात हैं। अल्लाह सब हम सबको महफूज रखे, आपको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, सच के निज़ाम के अलावा कोई भी निज़ाम नहीं चल सकता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना काफ़ी था। अल्लाह हाफ़िज़।